हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर जो है द यूनिवर्स। इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में। ओके, तो अगर आप क्लियर स्काई को एक डार्क नाइट में देखोगे तो आपको एक स्मोकी वाइट बैंड दिखेगा जो पूरे स्टार से भरा हुआ है, जो हमारे स्काई में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फैला हुआ होता है। उसको हम बोलते हैं मिल्की वे, जिसको मंदाकिनी भी बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है। और जो ग्रुप होता है इन्यूमरेबल स्टार्स का, तो जो ग्रुप होता है अलग अलग स्टार्स का और प्लानिटरी सिस्टम का, उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। तो जो मिल्की वे है वो गैलेक्सी है जहाँ पे हमारा सोलार सिस्टम लोकेटेड है। तो द मिल्की वे इज़ द गैलेक्सी इन विच अवर सोलार सिस्टम इज लोकेटेड। अब जो मिल्की वे है वो लोकल ग्रुप का पार्ट है, मतलब जो गैलेक्सीज हैं उनके लोकल ग्रुप का एक पार्ट है। और ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में। तो मिल्की वे में जो है बहुत सारे स्टार्स आपको मिलेंगे, स्मॉलर दैन अवर सन, मतलब सन से छोटे भी मिलेंगे, एज वेल एज बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जो 1000 गुना बड़े भी है सन से। तो बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज जो मिल जाएंगी आपको, जैसे क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, मतलब एक तरीके से बहुत सारे स्टार्स ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। नेब्यूले, क्लाउड्स ऑफ गैसेस, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, डेड स्टार्स, न्यूली बॉर्न स्टार्स एक्सेट्रा। हम जो गैलेक्सी सबसे पास में है मिल्की वे के, उसको हम बोलते हैं एंड्रोमेडा। यहाँ पे आपको दिख रहा है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे पास वाली गैलेक्सी है जो मिल्की वे के एकदम पास में आती है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप है गैलेक्सी, अलग अलग शेप के हिसाब से हम इनको जो आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे पहला आपको दिख रहा होगा स्पाइरल, एलिप्टिकल, बेयर्ड और इरेगुलर। तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे क्या होते हैं, गैलेक्सीज होते हैं। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडविन हबल। उन्होंने जो है बताया था, दिखाया था, मतलब कि जो है बहुत सारे गैलेक्सीज हैं हमारे मिल्की वे के बियॉन्ड भी। 1990 में नासा जो है, जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी, उन्होंने एक हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया था हमारे अर्थ के ऑर्बिट में। जो हबल टेलीस्कोप है उससे एक तरीके से उसने जो है हमारा एक काम आसान कर दिया है। अगर हमको स्टार की तरफ देखना या फोटो वगैरह लेने, या फोटोग्राफ्स लेने हैं, या कुछ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है, तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, कुछ ऐसा था हमारा हबल टेलीस्कोप। ओके, तो अभी हम जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी बात करेंगे हम स्टार्स के बारे में। तो काफ़ी सारे स्टार्स आपको मिल जाएंगे, 1000 से ज़्यादा ट्विंकलिंग स्टार्स जो है हम ऑब्जर्व करते हैं क्लियर नाइट स्काई में, है ना। मतलब मिल्की वे को छोड़ के। और बहुत सारे स्टार्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी ब्राइट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फेंट होते हैं। ठीक है। तो जो स्टार्स अलग अलग कलर्स को जो है रेडिएट करते हैं, जैसे ब्लू, वाइट, येलो, रेडिश, उनको आप स्काई में देख सकते हो। ठीक है। और हम ऐसे भी स्टार्स देखते हैं जिनकी ब्राइटनेस जो है वेरी करती है। समझ में आ रहा है, ब्राइटनेस को ल्यूमिनेंस भी बोलते हैं कभी कभी हम। तो किसी का ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होता है, किसी का बहुत कम होता है। जो बर्थ प्लेस होता है स्टार्स का, वो क्या होता है, वो होता है ह्यूज नेब्यूले। नेब्यूले कैसा दिखता है आपका, वो मैं दिखाता हूँ। ये डस्ट से बना होता है, डस्ट पार्टिकल और गैसेस से बना होता है। जनरली जो सरफेस टेम्परेचर होता है स्टार का, वो 3500 डिग्री सेल्सियस टू 50,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और जो कलर होता है आपके स्टार का, वो चेंज होता है उसके टेम्परेचर के हिसाब से। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नेबुला जो है ऐसा दिखता है, दिख रहा है आपको, ये आपका नेबुला है। ओके, और यहीं से आपके स्टार्स वगैरह फॉर्म होते हैं। अब कुछ जो है हम अलग अलग प्रकार के स्टार्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ स्टार्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सन लाइक स्टार्स के बारे में। अब ये जो स्टार होते हैं ये थोड़े जो है छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं सन से, लेकिन काफ़ी डिफरेंस होता है उनके टेम्परेचर का। जैसे जो स्टार्स है सीरियस, अल्फा, सेंचुरी, तो ये अलग अलग जो है स्टार्स हैं जो सन जैसे हैं। उसके बाद रेड जायंट आते हैं आपके। अब इनका ये जो स्टार है, इनका जो टेम्परेचर होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो इनकी ल्यूमिनेंस है, जो ब्राइटनेस है, वो 100 टाइम ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू सन। इनका जो डायमीटर है वो 10 से 100 टाइम ज़्यादा होता है सन से, और इनका जो कलर है वो रेड होता है। उसके बाद आते हैं आपके सुपर नोवा। ओके, उसके बाद जो है आपका सुपर नोवा, तो इनकी जो ब्राइटनेस होती है, और ये काफ़ी बड़े भी होते हैं, रेड जायंट स्टार से इनकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होती है। जो इनका टेम्परेचर होता है वो 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, लेकिन जो इनका डायमीटर होता है वो जो है 100 गुना ज़्यादा होता है सन से। उसके बाद आते हैं आपके बाइनरी या ट्विन स्टार्स। अब जो बाइनरी या ट्विन स्टार्स हैं, उसके बाद आता है आपका बाइनरी या ट्विन स्टार्स। तो करीब हाफ ऑफ जो स्टार्स स्काई में, वो जो है हाफ ऑफ से ज़्यादा जो स्टार्स है वो बाइनरी स्टार्स ही मिलेंगे आपको। ये इनमें जो है दो स्टार्स होते हैं जो एक दूसरे के आजू बाजू निरंतर घूमते रहते हैं। और ऐसे भी बहुत समय आते हैं कि 3 से 4 बार जो है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि 3 से 4 स्टार रिवॉल्व होते हैं एक दूसरे के आजू बाजू में, जहाँ पे उनका जो भी, जहाँ पे भी वो हो,
उसके बाद वेरिएबल चार्ज आते हैं आपके। वेरिएबल चार्ज जो हैं ये इनका जो ल्यूमिनेंस मतलब जो ब्राइटनेस या जो शेप होता है वो स्टेबल नहीं है, मतलब चेंज होते रहता है बार बार। ये कॉन्स्टेंटली जो है कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड होते रहते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा होते रहते हैं। और जब भी एक स्टार एक्सपांड होता है तो वो कम एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है उस टाइम पे, और उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। और इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो जब स्टार कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और स्टार जो है ज़्यादा एनर्जी एक तरीके से एमिट करता है और ब्राइटर दिखता है, जैसे पोलरिस जिसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब सोलार सिस्टम की बात करते हैं। जो हमारा सोलार सिस्टम है उसमें सन, प्लैनेट, एस्टेरॉइड, कॉमेट, मेटियोर्स ये सब आते हैं। प्लैनेट्स में जो मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न है, आप उनको इजीली देख सकते हो, है ना। और जो इनर प्लैनेट्स हैं जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स हैं, ये सब हमारे इनर प्लैनेट्स हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये आउटर प्लैनेट्स हैं। आउटर प्लैनेट्स में रिंग्स होता है उनके आजू बाजू में, और जो क्रस्ट होता है इनर प्लैनेट का वो हार्ड होता है। आउटर प्लैनेट्स के जो कवर होते हैं, जो आउटर कवर होते हैं वो गैस के फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले सन के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। अब जो हमारा सन है, तो सन क्या है, जो सन है, सन एक तरीके से सेंटर में आता है सोलार सिस्टम के। और सन जो है एक येलो कलर्ड स्टार है, जो उसका सरफेस टेम्परेचर है वो करीब 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो साइज़ होता है सन का वो बहुत बड़ा होता है, मतलब करीब 13 लाख प्लैनेट के बराबर का साइज़ होता है। मतलब जो सन है वो जो है 13 लाख प्लैनेट्स ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ कैन बी इजीली प्लेस्ड विद इन इट। 13 लाख अर्थ जैसे प्लैनेट उसके अंदर रख सकते हैं हम, इतना बड़ा है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सेलेस्टियल बॉडीज है सोलार सिस्टम में वो उसके आजू बाजू घूमते रहती है। जो डायमीटर है सन का वो अप्रॉक्सीमेटली 13,92,000 किलोमीटर है। सन जो है अपने एक्सिस के आजू बाजू ये होता है, रोटेट होता है, और वो करते समय वो जो है मिल्की वे का, मतलब वो एक तरीके से जो सेंटर है मिल्की वे का उसके अराउंड रिवॉल्व भी होता है, टेकिंग द सोलार सिस्टम अलॉन्ग विद इट। अपने साथ साथ क्या, अपने साथ साथ सोलार सिस्टम को भी एक तरीके से क्या कराता है, रिवॉल्व कराता है, रिवॉल्यूशन कराता है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट और फिगर्स हैं जो प्लैनेट्स है हमारे सोलार सिस्टम में। तो जैसे मर्क्यूरी है, तो एक भी सैटेलाइट नहीं है मर्क्यूरी पे। एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना है, मतलब एक्सिस कैसी है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है कि एकदम स्ट्रेट ही है, तो 0.01 डिग्री है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब एकदम हल्का सा जो है टेढ़ा होगा, ज़्यादा नहीं। पीरियड ऑफ रोटेशन कितना समय लगता है इसको रोटेट करने के लिए, 58.65 डेज। 58.65 डेज मतलब अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। 58.65 डेज मतलब जैसे हमारा जो 24 घंटा होता है ना, हमको जैसे रोटेट करने के लिए 24 घंटे लगते हैं, वैसे ही मर्क्यूरी को रोटेट करने के लिए 58.65 डेज लगते हैं। और रिवॉल्व करने के लिए कितने लगते हैं, 88 डेज, ओके। और मैग्नेटिज्म नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, रिंग्स भी नहीं है। वीनस को देखोगे तो सैटेलाइट 0, इंक्लिनेशन 177.2, रोटेशन के लिए जो है 243 डेज, और रिवॉल्यूशन के लिए कितना, रिवॉल्यूशन के लिए 225 डेज। मैग्नेटिज्म नहीं है, एटमॉस्फेयर है इसके पास, रिंग्स नहीं है। अर्थ को देखोगे तो एक सैटेलाइट है अर्थ के पास, नॉन सैटेलाइट 23.5 डिग्री टेढ़ी रहती है, मतलब जो अर्थ है जैसे ये हमारा, तो इसका जो एक्सिस है वो ऐसा है, ठीक है। और अर्थ भी हमारा इसके अकॉर्डिंग ही है, ओके। और रोटेशन का पीरियड कितना है, 24 आवर्स, मतलब एक रोटेशन हम 24 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, और एक रिवॉल्यूशन जो मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं। मैग्नेटिज्म है, एटमॉस्फेयर है, रिंग नहीं है। वैसे ही आप मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून का भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक प्लैनेट के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। मर्क्यूरी, ये प्लैनेट सबसे पास में है सन के, ये मॉर्निंग में विजिबल होती है, और इवनिंग में जो है इफ़ इट इज़ अवे फ्रॉम दी सन, अगर ये दूर है सन से तो बहुत सारे डिप्रेशंस जो है, मतलब जो वॉल्केनिक क्रेटर जैसे दिखते हैं, लेकिन वो किसकी वजह से होता है, मेटेओरिक फॉल्स की वजह से होता है, जो आपको मर्क्यूरी के सरफेस पे ही दिखेगा। और मर्क्यूरी हमारा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, ठीक है, मर्क्यूरी हमारा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। उसके बाद वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलार सिस्टम का। वो स्काई में जो है ईस्ट में देखा जाता है सनराइज के पहले, और वेस्ट में देखा जाता है सनसेट के बाद। वो कब रोटेट होता है, वो अपने आजू बाजू रोटेट होता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और सबसे गर्म प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद अर्थ, ये तीसरा प्लैनेट है सोलार सिस्टम का, और कोई ऐसा प्लैनेट नहीं अर्थ की तरह जहाँ पे लाइफ हो, और जो कि अर्थ एक मैग्नेट है,
यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके आजू बाजू में होती है, और ये जो है क्या करती है, हार्मफुल रेस को डाइवर्ट कर देती है, मतलब यहाँ वहाँ घुमा देती है टुवर्ड्स द पोलर रीजन ऑफ द अर्थ। उसके बाद आता है मार्स। ये हमारा चौथा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। अब जो कि जो सॉइल है मार्स पे उनमें आयरन है, तो उसका कलर क्या है, रेडिश है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस वजह से मार्स को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। जो हाईएस्ट और जो सबसे लंबा माउंटेन है सोलर सिस्टम का वो है ओलिम्पस मॉन्स, और ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, मार्स पे, ठीक है। उसके बाद जुपिटर है आपका। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। वो इतना बड़ा है कि 1397 अर्थ जैसे प्लैनेट जो है जुपिटर में आ सकते हैं, तो इतना बड़ा है जुपिटर, ओके। और जो कि प्लैनेट इतना बड़ा है वो अपने आजू बाजू में जो है रिवॉल्व करता है काफ़ी ग्रेट स्पीड में, और एक ह्यूज स्टॉर्म जो फ्रिक्वेंटली होती रहती है उसको जो है हम स्टॉर्मी प्लैनेट भी बोलते हैं ऑन इट, मतलब वहीं पे जो है जुपिटर पे ये होता रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्मी प्लैनेट। सैटर्न, ये हमारा 6th प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जो जुपिटर के बाद में है, नेक्स्ट ओनली टू जुपिटर, मतलब जुपिटर के जस्ट एकदम सेकंड नंबर पे आता है साइज के मामले में। और इसको जो है पिक्यूलियर प्लैनेट कंसिडर किया जाता है इसके रिंग्स की वजह से जो इसके आजू बाजू में होते हैं, जो कि इसका मास 95 टाइम्स अर्थ से जो है ज़्यादा है, लेकिन इसकी डेंसिटी काफ़ी लो है। अगर आप जो है एक तरीके से इफ़ वी ड्रॉप्ड इनटू अ सी लार्ज इनफ टू होल्ड इट, इट वुड एक्चुअली फ्लोट इन इट, है ना। तो मतलब जैसे अगर ये सी में आप इसको गिरा देते हो तो ये फ्लोट करेगा, बल्कि डूबेगा नहीं। उसके बाद यूरेनस की बात करें तो ये 7वां प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम का। इसको आप जो है बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हो। इसका एक्सिस जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड होता है, और ये अपीयर होता है कि जैसे जो है ये रोल कर रहा है अपने ऑर्बिट के आजू बाजू में ही। उसके बाद आता है आपका नेपच्यून। ये 8वां प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और जो सीज़न होता है नेपच्यून पे वो करीब 41 साल का होता है, 41 ईयर्स का। और इस प्लैनेट्स पे जो है विंड जो है काफ़ी एक्सट्रीमली हाई स्पीड पे ब्लो करती हैं। अब सैटेलाइट क्या होता है, तो जो सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व करती हैं प्लैनेट के आजू बाजू में इंडिपेंडेंटली, खुद के दम पे, है ना, रिवॉल्विंग अराउंड दी सन आर कॉल्ड सैटेलाइट, ओके। तो प्लैनेट के आजू बाजू में जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द प्लैनेट विदाउट इंडिपेंडेंटली रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये देखो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, सैटेलाइट सन के आजू बाजू में इनडायरेक्टली घूमता है, सन के आजू बाजू में नहीं घूमता। ये सैटेलाइट प्लैनेट के आजू बाजू में घूमेगा। अब जो कि प्लैनेट सन के आजू बाजू में घूम रहा है, तो सैटेलाइट भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है सन के आजू बाजू में घूमेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो मून है वो हमारा अर्थ का सैटेलाइट है, उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। जो पीरियड है रोटेशन का या रेवोल्यूशन का वो कितना है, 27.3 डेज का है। मर्क्यूरी और वीनस को छोड़ के जितने भी प्लैनेट हैं जिनके पास सैटेलाइट है, लेकिन वो नंबर्स वेरी, मतलब नंबर्स वेरी करते हैं, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। अब एस्टेरॉयड की बात करते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे जो है स्मॉल साइज बॉडीज़ जो एक तरीके से प्लैनेट में नहीं कन्वर्ट होते हैं, जो अपने आप को प्लैनेट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं जब सोलर सिस्टम बना था हमारा, लेकिन वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व होते रहे सन के आजू बाजू में, इन बॉडी को हमने क्या बोला, एस्टेरॉइड्स। तो एक ऐसा बेल्ट इन सेलेस्टियल बॉडी का जो बेल्ट है जो एक तरीके से मार्स और जुपिटर के बीच में बना है, उनको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्वार्फ प्लैनेट, एक छोटे साइज का सेलेस्टियल बॉडी जो इंडिपेंडेंटली रिवॉल्व होता है सन के आजू बाजू में, उसको हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। तो सेलेस्टियल बॉडी जैसे प्लूटो हो गया, आप उसको जो है ड्वार्फ प्लैनेट बोल सकते हो। प्लूटो को करीब 248 साल लगते हैं, 248 ईयर्स लगते हैं एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करने में सन के आजू बाजू में। हमको कितना लगता है, 1 साल। और वहीं जो रोटेशन है तो 6.38 डेज में जो है ये पूरा घूम लेती है, मतलब एक रोटेशन अपना कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कॉमेट के बारे में बात करते हैं। कॉमेट आपकी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो रिवॉल्व होती है सन के आजू बाजू में। कॉमेट आइस से बने होते हैं, डस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, और ये भी सोलर सिस्टम के पार्ट होते हैं। और पुराने टाइम से अगर देखा जाए तो जो अपीयरेंस है कॉमेट का, उसको जो है एक इनऑस्पिशियस इवेंट समझा गया है। कॉमेट पॉइंट की तरह अपीयर होते हैं जब वो काफ़ी दूर रहते हैं सन से, लेकिन जब वो पास आते हैं सन के तो वो इजीली विजिबल हो जाते हैं हमको भी। और कॉमेट जो है फ्रोजन मैटर से बने होते हैं, डस्ट पार्टिकल से बने होते हैं। जब वो सन के पास में आते हैं ये फ्रोजन जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है सोलार के हीट की वजह से, और जब ये गैस को डायरेक्शन मिलती है सन से दूर, जिस वजह से कॉमेट जो है कभी कभी अपीयर होते हैं, और कभी कभी इनको लॉन्ग फेदरी टेल भी मिल जाता है। और इनके लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स या अपीयरेंस जो स्काई में होती है वो काफ़ी रेयर होती है,
और वो रीअपियर होते हैं स्काई में काफ़ी लंबे समय के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो हेलीज कॉमेट, ये जो है 1910 में अपीयर हुआ था, उसके बाद रीअपियर कब हुआ था 1986 में, करीब जो है 76 साल बाद। इसका जो सेंट्रल पार्ट या न्यूक्लियस है वो करीब 16 किलोमीटर लंबा था, 7.5 किलोमीटर वाइड था। और जो हेलिस कॉमेट था वो 76 ईयर्स लगा उसको पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, किसके बाजू में, सन के बाजू में। यहाँ पे मैं आपको और कुछ बताना चाहूँगा पुराने टाइम के बारे में। फ्रेड विपिल करके एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। उन्होंने प्रपोज किया कि जो कॉमेट है उसमें आइसी क्लस्टर्स होते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट के, इस वजह से कॉमेट को जो है आप डर्टी स्नोबॉल भी बोला जाता था। और बाय 1950 विपिल को जो है विपिल ने डिस्कवर किया 6 कॉमेट। अभी यहाँ पे हम मीटियोर के बारे में बात करते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि स्टार जो है गिरता है, तो उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, मीटियोर फॉल। अब मोस्टली इन मीटियोर्स को जो है ये मीटियोर्स जो है रॉकी पीसेस के होते हैं जो एस्टेरॉइड से ओरिजिनेट होते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट से। और छोटे छोटे जो रॉकी पीसेस हैं वो कम्प्लीटली जल जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, एयर से जो उनका फ्रिक्शन होता है उस वजह से वो जल जाते हैं। और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो मीटियोर्स हैं वो पूरे जले नहीं होते हैं और अर्थ के सरफेस पे गिरते हैं। इसको हम बोलते हैं मीटियोराइट्स। क्या बोलते हैं, मीटियोराइट्स। और ये भी माना जाता है कि जो लूनार लेक है महाराष्ट्र का, वो किसके वजह से बना है, वो बना है बाय द इम्पैक्ट ऑफ सच अ मीटियोरॉइड। इस मीटियोरॉइड के इम्पैक्ट की वजह से बना है। और जो मीटियोर्स या जो मीटियोराइट गिरते हैं ऑकर, मतलब जो गिरते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ पे, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेलेस्टियल बॉडी पे गिरेगा, बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ पे वो गिरता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में। हमारा जो सोलर सिस्टम है वहाँ पे अलग अलग स्टार क्लस्टर्स आपको मिल जाएंगे। मतलब हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है और जो स्टार क्लस्टर्स है वो पार्ट है मिल्की वे की। अलग अलग प्रकार के स्टार्स आपको मिल जाएंगे, जैसे सन जो है आप जिसको मिल्की वे से देख सकते हो। अलग अलग प्लैनेट्स आपको सोलर सिस्टम में मिल जाएंगे जिनके पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बहुत सारे प्लैनेट आपको सैटेलाइट वाले मिल जाएंगे और बहुत सारे प्लैनेट के पास सैटेलाइट नहीं होती है। कॉमेट जो है उनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उनका जो अपीयरेंस है वो चेंज होता रहता है। तो ये था आपका बच्चों पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। मतलब ये तो पूरा आपका ख़त्म ही हो गया। अगले सेशन में जो है आप किसी और दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे।